स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एसी पेट की तैयारी चल रही है, उसमें हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम बिल्कुल 8 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको करा दे रहे हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है। देख लीजिए, तो इसकी मैं बात कर लूँ कहाँ स्थित है, तो गुजरात। कहाँ पे भाई? गुजरात। लोथल की बात कर ले तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, और अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। और गांव भी बात कर ले तो सरगवाला। ठीक है, गांव का नाम क्या है? सरगवाला के समीप स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि गुजरात, अहमदाबाद और भोगवा नदी, सरगवाला। ठीक है, इसके संपर्क में इतनी बात होगी। आगे बढ़ जाते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये है, तो ये देखिए पाणिनि की बात कर ले तो ये महर्षि पाणिनि जो थे वो भाषा और व्याकरण के जो है प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? ये क्वेश्चन हमारा, इसको हम बता दें डायरेक्ट गुप्त वंश से। कौन सा वंश है भाई? गुप्त वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए विक्रमादित्य की बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है ये देख लीजिए, तो ये कुछ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो ये हो जाएगा आपका, ये इल्तुतमिश ने हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा भाई। कौन सा? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ताधारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर, यानी पावर की बात होती है, के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, वह गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री नीति का निरूपण किया था। ठीक है, तो ये इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे और बात होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन क्या है? जातीय पुरस्कार दिया गया था। जातीय पुरस्कार दिया गया था मैकडोनाल्ड द्वारा। ठीक है, मैकडोनाल्डो द्वारा दिया गया था जातीय पुरस्कार। ठीक है, मैकडोनाल्ड द्वारा। ओके, आगे बढ़ जाते भाई और आगे हमारा क्वेश्चन क्या देख लीजिए। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? देख लीजिए कितना बढ़िया बात है कि भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। तो ये मैं बता दूं कि ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन चिराल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अब ये असंतोष का जनक भी हो जाएगा या उपद्रव का पिता भी हो जाएगा। इन्होंने वैलेंटाइन चिराल जो अंग्रेज था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लिए ये वर्ड कहा था, ये वाक्य कहा था। ठीक है, तो अब चलिए आगे आ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? देख लीजिए, अगर जो हिंदुत्व की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनः जीवित किया था? तो वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के बारे में बता दें आपको कि स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की सहायता से हिंदुत्व और मतलब कि जो पुनर्जीवित किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखना है और आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा हमारा कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुँचे। 1918 की बात हो रही है। देखिए 1918 में ये आपको तो उसके 1918 की बात कर ले तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, क्योंकि कपड़े की जो मिल की फैक्ट्री थी वहीं पे थी। और 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद में चले गए थे। तो ये पहला सफल उनका आंदोलन रहा था। ठीक है, 17 वाला, और 18 में ये चले गए अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, देख लेते हैं।
महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो भाई साहब ये हो जाएगा साबरमती आश्रम। ठीक है, 12 मार्च की हम बात कर ले कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी प्रसिद्ध डांडी भी कह सकते हैं, डांडी मार्च के साथ आरंभ किया था। अब ये फाइनली आगे बढ़ जाते हैं भाई। उस दिन की हम बात कर ले तो असहयोग को जो है चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं क्योंकि विस्तार बताने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, भूगोल का। भूगोल में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हम बात कर ले तो ये है 180 देशांतर रेखा। ठीक है, कौन सा है, 180 देशांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से? तो सियाल नाम से। कौन सा, एक मिनट, सियाल नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों के अधिकार रखता है? 3 शीर्ष अधिकारों के अधिकार रखता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा हो जाएगा भाई। तो इसकी हम बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका केरल, एक मिनट, केरल, लक्षद्वीप और कौन हो जाएगा, मिजोरम। अगर जो साक्षरता की बात कर ले तो सबसे अधिक केरला है 93 पॉइंट लगभग 91% और लक्षद्वीप 92.28 और मिजोरम की बात कर ले तो ये 91.58 है। इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों, तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भूतापीय ऊर्जा के बाद। और ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये हम 15 का ये छोटा नागपुर। कौन सा हो जाएगा भाई, छोटा नागपुर। कहाँ पे हो जाएगा, छोटा नागपुर। आयरन और स्टील का जो मुख्य वो उद्योग है वो नागपुर पठार में स्थित है। ठीक है, अब इसकी बात कर ले तो भारत में इसको रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए अर्थव्यवस्था में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। देख लीजिए गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत व्यक्ति की आय, हाँ इसको की जाती है। अब ऐसा नहीं, ये दूसरा में ऑप्शन दे रहा है कि किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपये से कम हो, ऐसा नहीं है। देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत एक हो, नहीं एक तो हो ही नहीं सकता है, बहुत लोग गरीब भी हैं तो ये सेट नहीं किया जाएगा। एक परिवार के दिन की आय 100 रुपये से, नहीं। देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सही बस एक ही है कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा है, एक सीमा के तहत बता दीजिएगा कि भाई किसका इतना से कम कमाई होगा तो उसको हम गरीबी रेखा से नीचे रखेंगे, किसको गरीबी रेखा से ऊपर रखेंगे, ये क्वालिटी है। ठीक है, वहाँ से हम बता देते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला दे रहा है कि विधि शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, सरकार का आकार। दूसरा का दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तीसरा दे रहा है विधि शासन, मुद्रास्फीति दर, इस सकल घरेलू उत्पाद और क्या दे रहा है आपका विकास दर, सरकार का आकार। और चौथा दे रहा है आप देख लीजिए, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है विधि शासन, नियामक क्षमता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, क्योंकि और सब में जो है विदेशी निवेश नहीं दिया था, तो ये भी कम से कम ये कंडीशन है कि जो है विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करेंगी तो भी जो है इसका जो आकलन किया जा सकता है। एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना भी उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और चलिए तो फाइनली चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन रहा भाई।
18 नंबर। चलो भाई आ जाते हैं 18 नंबर पे। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है। नकुल स्वास्थ्य देख रहे हैं ना, नकुल स्वास्थ्य पात्र, ठीक है, नकुल स्वास्थ्य पात्र की योजना शुरू की गई है। तो ये पशुओं के स्वास्थ्य और देख लीजिए, पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल हेतु, ठीक है, पशुओं के स्वास्थ्य और देखभाल हेतु। ऐसे तो पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पात्र, ई पशुधन, ये सब जो है शुरुआत किया गया है, ठीक है, सबके बारे में पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे। देख लीजिए गजब का क्वेश्चन पूछा भाई। श्वेत क्रांति का जो है कोई बता देगा दुग्ध उत्पादन से है, और इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इसको जो है सफ़ेद क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 9 सितंबर 2012 में इनका निधन हुआ था। किनका, वर्गीज कुरियन का, वर्गीज कुरियन का, ठीक है, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जुलाई 1964 में, जुलाई 1964 में। तो ठीक है, और इसका तारीख भी बता दूँ, 1 जुलाई, कौन सा जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1964 में किया गया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्वतंत्र भारत कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, जीवी मावलंकर। ओके, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद से इनको अस्थायी रूप में रखा गया था, ठीक है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को माना जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, कह रहा किस देश के संविधान से भारत ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की घोषणा की धारणा को अपनाया था। नीति निर्देशक, ये बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये पिछली बार भी पूछा गया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आयरलैंड, कौन हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड गणतंत्र से जो है नीति निर्देशक के मूल अधिकार को जो है लिया गया था। तो नीति निर्देशक को आयरलैंड से, और मूल अधिकार की हम बात कर ले तो अमेरिका से ये लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, और नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ जाते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है। क्या गजब का बात है भाई, भारतीय संविधान की आत्मा की अगर जो हम बात कर ले तो ये है प्रस्तावना। और ये सबको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में ही पूरे भारतीय संविधान के आत्मा को लिख दिया गया है। उसके अंदर जितनी भी सारी घटनाएं, अनुच्छेदों को, अनुसूचियों को दर्शाया गया, उन सबको मिला जुला करके उनके आत्मा कह दीजिए कि आत्मा को लिख दिया गया है किसमें, प्रस्तावना में। तो ये बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन आपके लिए होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है कि कौन सा अनुच्छेद। तो ये मैं बताता हूँ डायरेक्ट आपको, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वो पूंजी बिलों से क्या है, संबंधित है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, 1 मिनट, हाँ ये चलिए देख लेते हैं। कह रहा है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला दे रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। अब देखिए दूसरा का क्या दे रहा है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा हो। नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक उप मुखिया का चुनाव करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, तो ये देख लीजिए, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2006 में ऐसा जो है किया गया था, और ये उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ठीक है, फाइनली, और हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए लगातार तैयारी कराई जा रही है, तो हर एक वीडियो को देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल आपको मिलने वाला। ओके चलिए।